नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक लोगों को लूटा है और ख़ानदानी राज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का चल रहा है वो जल्द ही ख़त्म होगा। किस तरीके से देखेंगे आप? मिस्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान आया था जिसमें ये कहा गया था कि तमाम जितनी भी, अगर कश्मीर को बचाना है तो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो एकजुट हो जाएं। तो किस तरीके से कश्मीर को बचाने की बात कर रहे थे और किस तरीके से एकजुट होने की बात कर रहे थे? ख़त्म होगी क्या दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी ख़त्म हुई है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो कहा गया था दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी वो सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस ही बन के रहना है। आज उनके बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि वो इतना भी आसान नहीं है कोई काम कि आप कहें कि भाई ये जी खानदानी राज है। तो 370 के नारेबाजी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि PHD लगा रही है तो सरासर लोगों को जो है बहकावे में डाल रहे हैं और लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं आपको कुछ पार्टीज़ के प्रेसिडेंट का ये भी कहना है कि अगर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब इस तरीके की बात करते तो उन्हें कहिए रोड मैप दिखाइए। कौन सा रोड मैप है आपके पास? अपने लिए ये कहते हैं एक विधान एक प्रधान, अपने लिए ये कहते हैं अखंड भारत। जब कश्मीर की बात आती है इनको तोड़िए, छोटे छोटे टुकड़े करिए। बीजेपी का ये भी दावा है कि अब की बार 50 के पार। मैं इसमें सिर्फ एक ही बात कहूंगी, चलिए बीजेपी को ख्वाब देखने का पूरे हक है, मैं ये नहीं उनको कहती कि आप ख्वाब मत। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं और उसके बाद जब हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट जो है सबमिट की, अब ये बताया जा रहा है कि जल्द ही शायद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। मुख्तलिफ ऐसी पार्टियां हैं जो लोगों के साथ बातचीत कर रही है, कन्वेंशन कर रही है। इसी सब पे इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन सारा हयात शाह जी। इनसे मज़ीद बात करते और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात हैं और किस तरीके से आने वाले इलेक्शंस में जो है हमें एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि ये बताया जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ पार्टियों का ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक लोगों को लूटा है और ख़ानदानी राज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का चल रहा है वो जल्द ही ख़त्म होगा। किस तरीके से देखेंगे आप इसे? देखिए, जब लोग कहते हैं ख़ानदानी राज, ये एक बड़ी बेवकूफ़ बात है सियासत में करने के लिए। ये कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है कि आपको मुफ्त में कोई फिल्म दे देगा और आप सुपर हिट हो गए। यहाँ आपको एक इलेक्शन लड़नी होती है, आपको लोगों के पास जाना होता है। जब आपको उनको कन्विंस करना आएगा कि आप उनके काम कर सकते हैं, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, तब जाके वो आपको अपना वोट देंगे। वोट जो आप हासिल करते हैं लोगों का, वो आप तब कर सकते हैं जब उनको ये यकीन हो कि नहीं, ये बंदा जो है बाकी 15 कैंडिडेट्स या बाकी 20 कैंडिडेट से बेहतर है मेरे लिए। तो इसमें सियासत में खानदानी राज की बात करना ये बहुत बेवकूफ़ बात है। अगर डेमोक्रेसी के बगैर आप खानदानी राज की बात करते, जिस तरह पहले महाराजे होते थे, राजा महाराजा होते थे, तो ऑटोमेटिकली उनका बच्चा बन जाता था, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसको खानदानी राज कहते थे। आज की जो आपकी सियासत है ये डेमोक्रेसी बेस्ड है, इलेक्शन बेस्ड है। आपको वोट जो है वो आवाम की मिलती है। वोट थोड़ी ये बंदा खुद जाएगा, इसके बीवी बच्चे वोट डालेंगे इसके लिए। ये वोट जो है ये तो आवाम ने ही देना है ना। तो जब वो आवाम समझेगी कि ये मेरा कैंडिडेट है, ये वो बंदा है जिसको मैं रात को कल 2 बजे भी दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ, तब जाके वो आपको अपना वोट देंगे। अवाम का एतमाद हासिल करना इतना भी आसान नहीं है कोई काम कि आप कहें कि भाई ये जी खानदानी राज है। इसमें कैसे, डेमोक्रेसी में किस तरह खानदानी राज होगा? लेकिन जो ये एक प्रोपेगेंडा चलाया गया 2019 के बाद, लोगों को कुछ लोग पार्लियामेंट में कहते रहे खानदानी राज है, ये है, वो है। उसके बाद आपने DDC इलेक्शन देखे, उसके बाद आपने उसके रिजल्ट देखे। इनका ये भी कहना है कि इन्होंने जो है 370 के नाम पे DDC इलेक्शंस जीता, लोगों को जो है एक मुद्दा बना के 370 लोगों से वोट हासिल किया। अब एक बार फिर से जिस तरीके से इलेक्शन नज़दीक है तो 370 के नारेबाजी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि PHD लगा रही है तो सरासर लोगों को जो है बहकावे में डाल रहे हैं और लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं आपको आज सच बात कहूँ, हमने DDC इलेक्शन के लिए कैंपेन की ही नहीं, क्योंकि तकरीबन सारे हमारे लीडर जितने थे उनको किसी न किसी केस में फंसाए रखा सरकार ने। कभी ED, कभी कोई और एजेंसी, अब नाम नहीं लेना मैंने, कभी कोई और एजेंसी। बहुत सारी एजेंसियां हैं जो आपको पता है आजकल सबके घर जाती हैं, जैसे कोई मुंह खोलता है उनको जब आप कहते हैं ना कि ये जी 370 के नाम पे लिया गया,
अवाम की और हमारी तंजीम की अगर आप देखें, बात ही नहीं हो पाई है उस वक्त, ना कोई कैंपेनिंग हुई है। जितने भी वोट हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्रगुजार रहो, और लोगों का शुक्रगुजार कितना रहना चाहिए हमें कि बिना कैंपेनिंग के भी आप वो इलेक्शन जीत गए। ये कहते हैं 370 बेचा, हमने कुछ बेचा ही नहीं, हमने सिर्फ लड़ा। और वो भी हमने क्यों लड़ा, लास्ट मिनट पे हमने कहा नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वरना आपके बीजेपी वाले ये भी कैप्चर करने वाले थे। ये पॉलिटिकल लेयर्स हैं 2-3, ये सारी धीरे धीरे इनको कैप्चर करना है, यही तो इनका जो मकसद है वो यहाँ पे है। अब अगर वो भी हम ओपन फील्ड छोड़ देते इनके लिए, जाइए आप कैप्चर करिए, फिर वो गलती हमारी मानी जाती, उनकी नहीं मानी जाती। फिर हमें लोग कहते भाई आपने तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा और आप यहाँ से सियासी रोना भी रो रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है? आप लोग दूर रहिए, फिर इंतज़ार करिए 50, 60, 70 साल, देखेंगे क्या होगा। वो भी मत होने देते, पॉलिटिकल लेयर्स को कैप्चर मत होने देते यहाँ पर। अगर आप देखेंगे वो डीडीसी इलेक्शन अल्लाह जानता है सिर्फ इसलिए लड़ी है हमने। हालांकि फिर वो जो डीडीसी मेंबरान है, बहुत सारे उनमें से जो हैं उनको प्रेशराइज करते थे, उनको बंद करते थे कई जगहों पे, बहुत सारे लोगों को बंद किया डीडीसी मेंबरान को कि आप फलाना के लिए वोट डाले चेयरमैनशिप के लिए, आप फिस्ताना के लिए वोट डाले चेयरमैनशिप के लिए। तो वो जो वक्त था वो आसान नहीं था, मगर उसके बाद भी हम कहते हैं कि लड़ना तो पड़ेगा। अल्लाह भी कहता है कि तब तुम्हारी मदद करूँगा जब तुम उठोगे, इसके लिए कोशिश करोगे। घर में बैठेंगे, चुप करके बैठेंगे, उससे खुदा भी मत मदद करेगा, कहेगा ये बंदा मेरा जो है ये तो बैठ गया, नाउम्मीदी में ख़त्म है, नाउम्मीदी कुफ्र है। 370 के बाद ये भी कहा गया था नरेंद्र मोदी जी की जानिब से कि दिल्ली की दूरियां और दिल की दूरियां जो है जल्द ही ख़त्म होगी। क्या दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी ख़त्म हुई हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो कहा गया था दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी, वो सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस ही बन के रह गया, कि ये शायद एक वर्बल बात थी जो कही गई, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद उस डायरेक्शन में कोई और स्टेप तो लिया ही नहीं गया। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कभी दिल्ली से ये लोग कहेंगे कि भाई और क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है जम्मू कश्मीर की आवाम, क्या हुआ जब 370 ख़त्म हुआ, क्या हुआ जब यहाँ के हुकूक छीने गए, आप लोग सारे बंद थे, हमें लोगों की राय सुननी है, हमें देखना है कि अवाम किस चीज़ में खुश हैं। अरे आप मेन स्ट्रीम पार्टियों को छोड़िए, आप सियासतदानों को छोड़िए, सबको छोड़िए, आप अवाम से तो पूछिए। आप ये जो डिसीजन है ये अवाम के ऊपर लेते, आप ये जो डिसीजन है ये अवाम के ऊपर लेते हैं, और उस अवाम का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है इन डिसीजंस में। उस वक्त आपने गवर्नर को बिठाया, उन्होंने खुद किया अल्लाह जाने क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, इलीगल स्टेप एक उठा लिया 5 अगस्त 2019 को। और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो आदमी होगा, इंसान होगा, वो खुश होगा। वो कैसे खुश होगा? आज नौबत इस बात पे आ चुकी है, हर एक खित्ते को जम्मू कश्मीर में डिवाइड किया जा रहा है कि भाई तुम इस सेक्शन के नहीं हो, तुम इस सेक्शन के हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये हो, तुम कश्मीरी हो, तुम पहाड़ी हो, तुम गुज्जर हो, तुम बकरवाल हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। इस तरह के डिविजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मेरा ख्याल है कि जम्मू कश्मीर की जो अवाम है बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो सड़कों पे डिस्कस की जाती है, दुकानों पे डिस्कस की जाती है, छोटी छोटी गलियों में डिस्कस की जाती है, बड़े बड़े मार्केट्स में डिस्कस की जाती है। यहाँ का हर एक इंसान जो है पॉलिटिकली बहुत ही हमेशा अप टू डेट होता है, उसको मालूम होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर कोई रूमर भी उड़ रहा होता है उसको भी बड़ा सीरियसली लेता है जम्मू कश्मीर का जो निवासी है। तो वो जानता है कि ये लोग इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, 1000 टुकड़ों में ये हमें बांट दे, ताकि
हम जो हैं, जो हम कहते हैं ना यूनिटी में हमारी शिनाख्त है, वो वाली यूनानिमस जो एक चीज़ है वो हम भूल जाएं। कुछ दिन पहले जो है डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान आया था जिसमें ये कहा गया था कि तमाम जितनी भी, अगर कश्मीर को बचाना है तो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो एकजुट हो जाएं। तो किस तरीके से कश्मीर को बचाने की बात कर रहे थे और किस तरीके से एकजुट होने की बात कर रहे थे? मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ये काफ़ी पहले से कहते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि एक आम इंसान जो है जम्मू कश्मीर का वो समझ गया है कि किस तरह हमारे को 2019 में एक तरह से जो बिट्रेयल हम कहते हैं, डिसीट, बिट्रेयल, हमारा हार्ट ब्रेक भी था क्योंकि हमें पता नहीं था कि इस तरह गवर्नमेंट कभी कोई फैसला लेगी जिसमें लोगों का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा, ये हमें मालूम नहीं था। तो जब डॉक्टर साहब कहते हैं अब आप सारे एक हो जाएं, तो आपको सबसे पहले देखनी चाहिए कि ये उसी स्टेचर का इंसान एक बोल सकता है, वरना जिसकी इतनी बड़ी तंजीम होगी या जो इतने बड़े तंजीम के सरपरस्ते आला होंगे वो इन अ वे ये नहीं कहेंगे कि सारी तंजीमें एक हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकली वो सोचेंगे कि मेरी तंजीम को ना कोई नुकसान पहुँचे। लेकिन डॉक्टर साहब ये सब कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इस वक्त बात मेरी तंजीम की नहीं है, तंजीम इस वक्त बात है हमारी रियासत की, हमारी शनाख्त की, क्योंकि हमें बार बार इस्तेमाल किया गया है एक दूसरे के खिलाफ। जो आप आज देखते हैं मैं जी फलां हूँ, मैं जी फलां हूँ। कुछ पार्टीज़ के प्रेसिडेंट का ये भी कहना है कि अगर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब इस तरीके की बात करते तो उन्हें कहिए रोड मैप दिखाइए। कौन सा रोड मैप है आपके पास? मेरे ख्याल से जो ये पार्टीज़ की आप बात कर रहे हैं ये मैंने भी कहीं पे सुना, दरअसल वो इनके टीम्स A, B हैं जो इन्हीं के साथ हैं, बीजेपी वालों के साथ हैं। ये तंजीम तब बनी थी जिस दिन सारे अभी तमाम लोग जेल में ही थे और शायद कुछ वादे किए गए इनसे, इन्हें कहा गया कि भाई अब तो तमाम लोग जेल में हैं, आ जाओ और आप लोगों को यहाँ फ़िलहाल कुछ इंटरिम चीफ मिनिस्टर वगैरह बना लेंगे। तो वो लोग अभी उन्हीं ख्यालों में हैं और उन ख्यालों में ये लोग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी वक्त, हालांकि अभी तमाम लोग जेलों में थे, अभी निकले भी नहीं थे जेलों से, इन्होंने उसी वक्त जो है अपना सियासी एजेंडा वो शुरू कर दिया। तो लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि अगर हम यूनिटी की बात करते हैं, कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी सरदार, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल या जितने भी हमारे यहाँ खिते हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं सोसाइटी के, आप यूनाइट हो जाएं, आप जो हैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में एक आवाज़ में बात करें, आप दूसरों के जो ये डिज़ाइंस हैं, ये बहुत ख़तरनाक डिज़ाइंस है, अगर आपको पता हो, ये आने वाले 2 डेकेड्स में, 3 डेकेड्स में हमें ख़त्म कर देंगे। हम छोटे छोटे खित्तों में रह जाएंगे। हम टोटल 1.25 करोड़ की आबादी हैं और इसमें भी हमें 5-5 लोगों में 5-5 लाख लोगों में बांट दिया जा रहा है। तुम 5 लाख अलग हो, तुम लोग इनके साथ नहीं हो, तुम 5 लाख अलग हो। आपको लगता नहीं है कि ये किसी भी जगह के लिए खतरनाक बात है? अपने लिए ये कहते हैं एक विधान एक प्रधान, अपने लिए ये कहते हैं अखंड भारत। जब कश्मीर की बात आती है, इनको तोड़िए, छोटे छोटे टुकड़े करिए इनके। इन्होंने लद्दाख तक बाहर निकाला। ये भी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। और जो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, अगले दिन एजेंसी खटखटाएगी सुबह आपका दरवाज़ा। आप सोए होंगे, वो उठाएंगे नींद से, उठो उठो उठो, चलो चलो जी। ये है उन लोगों का हाल। ये करते हैं ये जो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, जो नहीं कहेंगे ये महान लोग हैं, जो नहीं कहेंगे कि भाई यही है सब कुछ। जिस तरीके से ये बताया जा रहा है इलेक्शन शायद जल्द ही होने वाले हैं और बीजेपी का ये भी दावा है कि अब की बार 50 के पार। मैं इसमें सिर्फ एक ही बात कहूँगी, चलिए बीजेपी को ख्वाब देखने का पूरे हक है। मैं ये नहीं उनको कहती कि आप ख्वाब मत देखिए, ख्वाब देखने का हक हम सबको है। आप समझते हैं कि ये ख्वाब ही है?
खा भी है, कौन भी रहेगा उनको वोट, इंशाल्लाह खा भी रहेगा, कौन देगा उनको वोट। इतना जुल्म हुआ तो कई साल में, लेकिन जिस तरह इस रियासत के साथ हुआ या मुल्क भर में भी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अगर कोई मुसलमान कुछ बात करता है उसके घर पे बुलडोज़र चलाया जाता है। जिस तरीके से आपने बोला कि ये इनका ख्वाब ही रहेगा भाजपा सरकार का 50 के पार, आपके सीनियर कदावर लीडर देवेंद्र रैना भी इस बार आपके अपोजिट खड़े होंगे, किस तरीके से देखें? मैंने आपको यही कहा कि बीजेपी ने जब ये 370 हटाया तो कहा कि भाई अब यहाँ अरबों आएंगे, बिजनेस आएगा, ये होगा वो होगा। आज तक न मैंने वो मॉल देखे, न मैंने कहा दुबई से कोई आ रहा है, कहा भाई और कहीं से कोई आ रहा है, वो मैंने अभी तक देखे नहीं, 3 साल हो गए। और जो इन्होंने कहा कि भाई अब तो ऐसी इन्वेस्टमेंट आएगी हर बिजनेसमैन के थ्रू कि हर कश्मीरी, मैंने समझा अब हर कश्मीरी जो है अरबपति बनने वाला है रातों रात। मुझे लगा बस 1 महीने में होने वाला है। मैंने कहा अगर होने वाला है तो अच्छी बात है भाई, ऐसा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। झूठ बोलते हैं जी, ये झूठ बोलते हैं। और आज उनके बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो देखो, वो 20 साल से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 25 साल रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बोली बोलते थे, और इस तरह की बोली नहीं बोलते थे कि जैसे कोई आम आदमी बोले। वो इस तरह कहते थे कि मुझे आज यकीन ही नहीं आता कि ये यही बंदा बात कर रहा है। या तो वो तब सच बोलते थे, या तो वो अब सच बोल रहे हैं। अब या तो मुझे पहले बता दो कि उन्होंने 25 साल झूठ बोला, तो फिर मैं ये कैसे मानूंगी कि अगर वो 25 साल झूठ बोलते रहे, वो आज अचानक सच बोल रहे हैं 25 दिन में? ऐसा कैसे हो सकता है? या तो वो तब सच बोल रहे थे, अगर वो तब सच बोल रहे थे फिर वो आज झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए जनाब, बात सिर्फ उनकी नहीं है, बात बीजेपी की एक प्रॉपर पूरी तंजीम जो है उनकी है। इन्होंने ख्वाब दिखाए लोगों को, 15 लाख रुपए अभी तक आए नहीं किसी के अकाउंट में। वो तो ये कहते ही रहे कि 15 लाख आएंगे, पर 15 लाख आए नहीं कभी। उसके मज़ीद जो मुझे लगता है, जिस तरह के हालात बने हैं पूरे मुल्क में, MLAs को ख़रीद फ़रोख्त, हुकूमतें गिराना लोगों की, एक डिक्टेटोरियल अंदाज में हुकूमत को आगे बढ़ाना, ये समझ के चलना कि भाई बस हम ही हैं, जो ऊपर वाला है ना अल्लाह, ही इज़ द ग्रेटेस्ट, वो सब देख रहा है। और जब कोई इंसान ये हदें पार कर देता है सारी, तो वो कहता है इसको करने दो, देखूंगा और क्या करेगा, देखूंगा और क्या करेगा, देखने दो, और मैं अपने बंदे का सब्र भी देखूंगा। और हम बंदे सब्र करेंगे, लेकिन पॉलिटिकली हम फाइट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली हम फाइट करेंगे, लीगली हम फाइट करेंगे, उसमें हम चुप नहीं रहेंगे। चाहे आप हमारे ऊपर एजेंसियां भेजें, चाहे आप हमारे ऊपर पुलिस भेजें, चाहे आप हमारे ऊपर किसी को भी भेजें, जितनी फाइट करनी होगी हम वो ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन सारा हयात जी। इनसे मज़ीद बात की और ये जानने की कोशिश की कि आने वाले वक्त में किस तरीके के हालात हो सकते हैं और मुख्तलिफ ऐसी पार्टियाँ जो दावा कर रही हैं वो किस हद तक सही हो सकती है। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।